आपका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम पढ़ेंगे 2 अगस्त का डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो हम आरबीआई का सर्कुलर पढ़ेंगे, उसके बाद योजना पढ़ेंगे जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। इसके साथ ही एक अनक्लेम डिविडेंड जो है आपको ऑलरेडी पता होगा उसके बारे में, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो 3 न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी भी न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे आपको, कुछ डिफेंस के न्यूज़ मिलेंगे, बट ये 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक देखना। तो मैं आपका 2 सीरक ना नेशनल अफेयर्स के ऊपर पहले ले चलता हूं। तो नेशनल अफेयर्स में पहले बड़े तो ये आपको मिलेगा कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है आउटले ऑफ 6,520 करोड़ रुपए। अब ये क्यों किया गया है? ये एक तरह का स्कीम मिलेगा आपको, सेंटर सेक्टर स्कीम, जिसका नाम मिलेगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके लिए ही जो है ये 6,520 करोड़ रुपए जो है टोटल आउटले रखा गया है। अब इस स्कीम के बारे में पढ़े तो ये स्कीम जो है देख सकते हो आप, सेंटर सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो भी फंडिंग है 100% जो है सेंटर देने का काम करेंगी। अगर इसकी जगह पे लिखा होता सेंटर स्पॉन्सर्स सेक्टर स्कीम, तो उसके इसमें सेंटर कुछ पैसा देती और कुछ पैसा जो है स्टेट देती। ठीक है, सेंटर सेक्टर स्कीम इसका मतलब क्या, 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। अब स्कीम के बारे में पढ़े, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसको जो है 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका काम था कि मॉडर्नाइज करना फूड सेक्टर को। तो इसके लिए वेरियस काइंड ऑफ इनिशिएटिव लिए गए थे। एक तो मेगा फूड पार्क बनाया गया था, ठीक है मेगा फूड पार्क बनाया गया था, उसके साथ कोल्ड चेन स्टोरेज, ये सारे स्टेप्स भी लिए गए थे। उसका जो फूड है उसका क्वालिटी अच्छा है नहीं, उसको चेक करने के लिए भी स्टेप्स लिए गए थे। और ये जो टोटल जो बजट एलोकेशन की गई है वो आपको मिलेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेके 25-26 तक, मतलब ये एंड होने वाला है। 15 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत ये टोटल आउटले रखी गई है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो आपको 6,520 करोड़ रुपए दिखा रहा है, इसमें से पहले ही 4,600 करोड़ रुपए के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है। बट अभी के टाइम पे ये 1920 करोड़ रुपए और ऐड किए गए हैं, 1920 करोड़ रुपए और ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आया है। टोटल अमाउंट के बारे में बात करें तो 6,520 करोड़ रुपए हो जाता है और ये इसकी वजह से जो है अभी के टाइम पे ये न्यूज़ में आपको दिखेगा। अगर बात करें जो अभी के टाइम पे ये 1920 करोड़ रुपए जो ऐड किए गए हैं, इसके बारे में पढ़े तो इसको भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। एक तो आपको मिलेगा 1000 करोड़ और दूसरा मिलेगा 920 करोड़। तो ये जो 1000 करोड़ रुपए हैं इसको भी जो है 2 चीज़ों के लिए दी जाएंगी। पहले तो 50 जो है रेडिएशन फ्री यूनिट बनाया जाएगा और दूसरा आपको मिलेगा 100 जो है नेशनल बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन टेस्टिंग बनाई जाएगी। मतलब क्या हो इसका कि फूड टेस्टिंग लैब बनाया जाएगा। और ये जो 50 जो आपको दिख रहा है, 50 जो फूड रेडिएशन फ्री यूनिट बनने वाला है, आपको पता होगा कि फूड में अगर रेडिएशन लग जाता है तो फूड जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, और ये तो लंबे समय तक रखना होता है स्टोरेज में, तो इसी के लिए जो है रेडिएशन फ्री यूनिट बनाया जा रहा है। और ये बनाया जाएगा अंडर द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, जो कि एक तरह से सब स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत। और दूसरा मैंने आपको बताया कि 100 फूड टेस्टिंग लैब बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा अंडर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। ये भी एक तरह से जो है सब स्कीम ही है। ये तो हमने बात कर ली 1000 करोड़ की। अब बात कर लेते हैं 920 करोड़ रुपए कहाँ पे खर्चे होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि 920 करोड़ रुपए जो है वो खर्चे होंगे फॉर अप्रूविंग प्रोजेक्ट अंडर दी वेरियस कंपोनेंट, जो भी मैंने आपको बताया है। और इवन ये स्कीम के बारे में हमने स्कीम पीडीएफ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप स्कीम पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हो चीज़ें कौन कौन से इसके अंतर्गत आती है। तो वो सारे के सारे जो है 920 करोड़ रुपए के अंतर्गत आएंगे। और एक तरह से ये डिमांड ड्रिवन रहेगा अंडर दी कोल्ड चेन इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रा, और उसके साथ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, ठीक है। तो डिमांड ड्रिवन रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट अप्रूवल चाहेंगी तो वो फंड इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन वो डिमांड पे डिपेंड करेगा। और ये जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि हमें जो है इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तब जो है यहाँ से फंडिंग निकलेगी। तो कोई भी एंटिटी अगर एलिजिबल है, अगर वो अप्लाई करना चाहती है तो कर सकती है, और उनका जो प्रपोजल है वो पहले तो रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद जो है अप्रूव किया जाएगा एज पर दी स्कीम रूल, ये कहना है इसके अंतर्गत, ठीक है।
तो कोई भी अगर कंपनी चाहे, अगर काम करना चाहे मेगा फूड पार्क में तो वो कर सकती है। कंपनी अगर चाहे कि हम जो है स्टोरेज में काम करेंगे तो वो कर सकती है। और उनको जो भी पैसा दी जाएंगी, उनको जो भी फंडिंग दी जाएंगी वो 920 करोड़ रुपये से दी जाएंगी। अगर बात करें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में, इसका पहले 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 2017 से पहले जो इसका नाम था आपको मिलेगा संपदा था, और उसके बाद इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री संपदा योजना कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलता है फर्स्ट इन न्यूज़। अभी इंडिया का पहला ग्रास लैंड बर्ड सेंचुरी सेंसस हो रहा था। ठीक है, बर्ड सेंसस हो रहा था जहाँ पे बर्ड देखा जा रहा था, एक जनगणना हो रही थी बर्ड्स की। कहाँ पे हो रहा था? ये काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में हो रहा था। और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता ही होंगी, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आसाम का, और यहाँ पे आपको मिलेगा कि राइनोस मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली आसाम या तो पूरे इंडिया में जो है यहीं पे जो है राइनोस मिलते हैं। तो यहीं पे जो है एक तरह से सर्वे हुआ था, और जो ग्रास लैंड बर्ड्स हैं इनको ट्रैक और प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था, क्योंकि ये जो है जो IUCN रेड लिस्ट में इसके अंतर्गत आ चुके हैं, तो ज़्यादा चांस है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ की गई थी। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इतना बड़ा फॉरेस्ट में बर्ड को ढूंढना कैसे गया, इतना बड़ा फॉरेस्ट में जो है बर्ड का जो है जनगणना कैसे की गई। तो इसके लिए जो है यूज़ किया गया है एकॉस्टिक मॉनिटरिंग। एकॉस्टिक मॉनिटरिंग क्या होता है? इसके अंदर देख सकते हो कि डिफरेंट डिवाइस लगे हैं, और इससे जो है बर्ड जब मतलब आवाज़ करता है तो उसके बेस पे जो है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आवाज़ करता है क्या बोले इसको, छोड़ो, जो भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये जब मतलब समझाता है क्या बोल रहा हूँ मैं, जब ये बात करता है एक दूसरे के साथ, या तो जब वो साउंड करता है, ठीक है, तो उस केस में उसका साउंड जो है रिकॉर्ड होता है अंडर एकॉस्टिक मॉनिटरिंग, और ये टोटल 24 घंटे तक जो है बर्ड का जो भी कॉल है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था। ठीक है, तो इसको ट्री में लगाया गया था, उसका रिकॉर्ड किया था, उसके बेस पे जो है कुछ की फाइंडिंग मिली है, जैसे कि 43 स्पीसीज ऐसे हैं जिसको रिकॉर्ड किया गया है। उसमें से एक तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड पे है, एक बर्ड ऐसा है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड पे है, 2 इंडेंजर्ड में है, और 6 जो है वेनरेबल में है अंडर IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। इसके अंतर्गत उन जानवर को रखा जाता है जो कि धीरे धीरे हमारे दुनिया से ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। तो ये जो आपको मिलेगा, एक्चुअली यहाँ पे मुझे एक चीज़ ऐड करनी चाहिए थी कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड कौन है, कौन सी बर्ड है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये मैं आपको PDF में जो है प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड है। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी टीम ने ऐसा रिसर्च नहीं किया, तो यहाँ पे वहाँ पे इन्होंने ऐड नहीं किया, बट आपको मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। PDF मिल जाएगा आपको, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो या mappingoffice.com से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही 85 जो है फिन वेवर बर्ड का जो है नेस्ट भी फाइंड किया गया है, जो कि एक तरह से रेयर बर्ड है ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन में जो रेयर बर्ड है ये भी फाइंड किया गया है। तो ये सारे कुछ की फाइंडिंग है जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान दे देना। नेक्स्ट चलता है लॉन्चेस के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्चेस। इंडियन रेलवे ने जो है कवच 4.0 लॉन्च किया। कवच क्या है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, बाकी हम बाद में फिर डिटेल में जाएंगे। कवच के बारे में बात करें तो कवच जो है 2015 में स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, जिसका काम क्या था कि ट्रेन अगर एक जगह से, मान लेते कि ये सेम ट्रैक है, ठीक है, ये सेम ट्रैक है रेलवे का, एक ट्रेन A आ रही है, एक ट्रेन B आ रही है। ठीक है, तो ट्रेन A और B जब एक कोई डिस्टेंस में आ जाए, एक सेट डिस्टेंस पे आ जाए, उसके बाद मान लेते कि 50 किलोमीटर आई थिंक ज़्यादा ही हो गई, मतलब ट्रेन का डिस्टेंस ही होता है, मान लेते 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अगर सामने आ गई तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक मार देगी। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो लोको पायलट है उसको ब्रेक मारना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक मार देगी। वैसा कुछ सिस्टम बनाया गया था कवच के अंदर। ठीक है, तो इसी के लिए इसको बोला भी गया है कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। लेकिन अभी जो है डेवलपमेंट होते अभी 4.0 आ चुका है। पहले क्या था, 1.0 आया था जब स्टार्टिंग में आया था 2015 में, फिर 2.0 आया, फिर 3.0 आया, अब जो है 4.0 आया। अब 4.0 में क्या स्पेशलिस्ट है उसके बारे में समझते हैं। 4.0 में पहली चीज़ तो प्रिवेंट की जाएंगी कोलिजन ना हो, ये प्रिवेंट की जाएंगी, जो कि मोस्टली कोर फंडा भी यही है,
जो कवच का है कि कोलिजन ना हो ट्रेन के बीच में। तो यही जो है इस इधर भी रहने वाला है। इसके साथ ऑटोमेटिक ट्रेन का ब्रेक भी मारा जाएंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। हाँ, ये चीज़ भी पहले भी थी और अभी भी है। सपोर्ट किया गया है हाई स्पीड। हाँ, ये थोड़ा स्पीड थोड़ा कम था, बट अगर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा होगा ट्रेन, तब भी जो है उसको रोका जा सकता है 4.0 के अंतर्गत। कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं, हम उसको आगे कवर करेंगे। पर अभी हम इसको समझ लेते हैं कि इसको कहाँ पे जो है 4.0 को लॉन्च किया गया है। इसको आपको मिलेगा मुंबई से लेकर जो दिल्ली रेल कॉरिडोर है वहाँ पे किया गया है। और स्पेसिफिक जगह की बात करूं तो आपको मिलेगा मथुरा से कोटा सेक्शन में जो है इसको बिठाया गया है, कवच 4.0 को बिठाया गया है। इधर एक स्पेशल कंपोनेंट यूज किया गया है जो कि आपको मिलेगा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लेते हुए कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट यूज किया गया है। वो आपको मिलेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका आपको मिलेगा, मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, इमेज के थ्रू समझाने में ज़्यादा इजी रहेगा। ये रहा हमारा पूरा का पूरा इमेज, कैसे जो है ये कंपोनेंट काम करता है। इसका अप्रूवल किसने दिया था? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दिया था। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपको मैं कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि 4.0 के अंतर्गत आते हैं, कवच 4.0 के अंतर्गत, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो आपको ये कुछ पड़ा हुआ दिख रहा होगा, ये पड़ा हुआ लाल करके मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये आपको कुछ पड़ा हुआ दिख रहा होगा ना। तो ये एक तरह का डिवाइस है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है। ये हर 1 किलोमीटर में लगा रहेगा ट्रैक के, ये यहीं पे लगा है, इसके यहाँ पे भी 1 किलोमीटर के बाद और लगा रहेगा, उसके नेक्स्ट 1 किलोमीटर के बाद और लगा रहेगा। और इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा जब भी ट्रेन इसके ऊपर से जाए तो इसका काम रहेगा वो सिग्नल भेजेगा जो मोबाइल टावर है उसको, और जो मोबाइल टावर है वो क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा स्टेशन को, जिसकी वजह से जो ट्रेन की जो रियल टाइम लोकेशन है वो स्टेशन को मिलती रहेगी। स्टेशन मास्टर या तो जो स्टेशन हैं, जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, वहाँ पे ये सिग्नल मिलती रहेगी और ट्रेन का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगते रहेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? मान लेते ट्रेन कहीं पे डिरेल हो गई या तो ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें जो है एग्जैक्ट लोकेशन की वजह से पता लगेंगी। इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड की गई है, जैसे कि सिग्नल देखने की ज़रूरत नहीं है अब। पहले जो क्या था कि सिग्नल दिख दिख के जो है जाना पड़ता था ना, रेलवे जो लोको पायलट है उनको सिग्नल दिख दिख के जाना पड़ता था। पर अब क्या रहेगा, अब ये टावर सिस्टम होने की वजह से जो स्टेशन में जो लोको पायलट जो अंदर बैठा रहेगा ट्रेन के अंदर, उसको भी जो है ट्रेन का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगते रहेगा। इवन ट्रेन के अंदर ही जो है उसको इंडिकेशन भी देती रहेंगी कि कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे नहीं। ये सब चीज़ें भी ट्रेन के अंदर ही रहने वाली है। इसके साथ आपको 2 कंपोनेंट और याद रखना है। एक तो लोको कवच जो कि इन ट्रेन रहने वाला है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रेन में ब्रेक मार देगा। दूसरा आपको मिलेगा स्टेशन कवच। स्टेशन कवच क्या करेगा? जो भी फ्लो है उसको कंट्रोल करेगा। इवन स्पीड भी जो है कंट्रोल की जा सकती है एट स्टेशन। ये बहुत बड़ी बात है, स्टेशन में ही जो है ट्रेन की स्पीड भी कुछ कंट्रोल की जा सकती है। ये तो मुझे कुछ और लग रहा है, बट न्यूज़ में बताया होगा तो होगा सही। तो यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। और ये जो भी कनेक्शंस हैं आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहा हो, एक डिवाइस है दूसरे डिवाइस, ये जो भी कनेक्शंस हैं वो कनेक्शन जो है आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू मिलेगा, जिसकी वजह से फास्ट डेटा शेयरिंग रहेंगी। जैसे ट्रेन स्पीड में निकल जाएगा तो उसका लोकेशन जो है एग्जैक्ट लोकेशन स्टेशन तक मिल जाएगी, और वो मिल पाएंगी ये RFID टैग की वजह से। अब इतना सब कुछ करने के लिए कुछ ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी रेलवे स्टाफ को, कैसे जो है इसको ऑपरेट करना है। तो उसके लिए 30,000 जो रेलवे स्टाफ्स हैं उनको ट्रेनिंग की जाएंगी, ऐसा बोला जा रहा है। और ये ट्रेनिंग मिलेगी इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकॉम में, ठीक है। ये हैदराबाद तेलंगाना में बेस्ड है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग मिलने का काम रहेगा। ये जो है नेशनल वाइड में जो है अगले 6 साल में चलाया जाएगा, ऐसा प्लान है। अभी का टाइम पे पायलट बेस पे यहाँ वहाँ चलाया जा रहा है, बट 6 साल में प्लान है कि पूरा का नेशनल वाइड चलाया जाएगा। टोटल 1 लाख करोड़ रुपए का जो है एनुअल इन्वेस्टमेंट भी किया गया है रेलवे सेफ्टी के तौर पे, ठीक है। तो ये इसी में से आपको मिलेगा कि यहीं से जो है पैसे भी उठाए गए हैं। मैंने आपको बोला कवच जो है 2015 में लॉन्च किया गया था, तो पहली बार इसको साउथ सेंट्रल रेलवे में जो है यूज़ किया गया था 2018 में, ठीक है। 2015 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2018 में इसको पहली बार यूज़ किया गया था साउथ सेंट्रल रेलवे। हाँ, एक चीज़ बताना मेरे को यहाँ पे कि साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये चीज़ आप मेरे को बताना, ठीक है। ये जो है वर्क करता है SLI में। SLI मतलब क्या हुआ? सेफ्टी लेवल फॉर ट्रेन। ये आपको मिलेगा हाईस्ट में, ठीक है।
तो इसमें जो है ये वर्क करता है और इसमें जो भी कंपोनेंट यूज़ किए गए मेड इन इंडिया है, मतलब ये इंडिजियसली डेवलप्ड जो है आपको डिवाइसेस मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट गूगल की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको कि गूगल ने एक डेटा सेंटर बनाया है आंध्र प्रदेश में, जो कि पूरा का पूरा जो है आपको मिलेगा कि ग्रीन या तो बात करें कि सस्टेनेबली जो है बनाया गया। इसको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाया गया और बोला जा रहा है कि इंडिया का फर्स्ट और एशिया का बिगेस्ट डेटा सेंटर होने वाला है। और इसको जो है टोटल पावर कैपेसिटी 1 गीगावाट तक चाहिए होगी और 6 बिलियन इन्वेस्टमेंट होने वाला ये डेटा सेंटर बनने के लिए, बहुत बड़ी बात है। 6 बिलियन में आपको 2 बिलियन जो है वो मिलेगा सोलर और फिर विंड एनर्जी के लिए, कि डेटा सेंटर जो है सोलर और विंड एनर्जी से ज़्यादा चले। इसके से जो गोल रहता है हर एक कंपनीज का या गवर्नमेंट का या हमारा भी, कि हम ग्रीन और सस्टेनेबली चीज़ों को यूज़ करते, वही जो है गूगल भी करने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है जो कि अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया है सक्षम निवेशक। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से 100 दिन लंबा कैंपेन है जिसके अंतर्गत जो भी अनक्लेम डिविडेंड है, जो कि क्लेम नहीं हुए हैं 7 साल तक, उसको जो है क्लेम करने के लिए हेल्प करेगा। इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने नहीं पढ़ा रहेगा, पढ़ा रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बताई गई है। पहली बात तो 100 दिन का कैंपेन होने वाला है और क्या क्या रहेगा इस कैंपेन में उसको भी थोड़ा बहुत कुछ कवर कर लेते हैं। किसी पर्सन को अगर केवाईसी अपडेट कराना है वो कर सकता है, किसी पर्सन को पैन अपडेट करना है वो कर सकता है, आधार अपडेट करना है वो सब कुछ कर सकता है। इवन अगर बात करें कि और किसी पर्सन को अगर बात करें कि जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है यहाँ पे पैसे जाने के लिए रोकना है तो वो भी कर सकता है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर बात करें डिविडेंड की, आपको पता होगा म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड या अकाउंट के बारे में, कि अकाउंट अगर 10 साल तक अगर अनयूजेबल रहता है, अगर आप यूज़ नहीं करते तो वो पैसा जो है आरबीआई का जो फंड है वहाँ पे चले जाता है। ऐसा सेम चीज़ जो डिविडेंड है उसमें भी होता है। डिविडेंड का जो भी पैसा है वो अनक्लेम रह गया तो 7 साल तक जो है वो चले जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास। ठीक है, इनके पास चले जाता है, तो ये सेबी जो है वो मैनेज करती है। तो इसके पास ना जाए तो उसके लिए भी जो है अब जो ये कैंप रखा गया है वहाँ पे जाके बता सकते हैं। कुछ की फीचर्स जैसे कि अनक्लेम डिपॉजिट है उसको जो है क्लेम किया जा सकता है और प्रमोट भी किया जा सकता है, जो अपडेटिंग जो शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स है वो सब कुछ, तो ये सब कुछ जो है इसके अंतर्गत होगा। अगर बात करें कुछ चीज़ें और भी, जैसे कि जो ये फंड लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया 2016 में और इसके अंदर अगर टोटल देखा जाए तो टोटल 3 जो है की इनिशिएटिव लिए गए थे। निवेशक दीदी जो कि वुमेन के लिए मोस्टली बनाया गया था, निवेशक पंचायत जो विलेज लेवल अवेयरनेस फैलाएगा कैसे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सारे, और कैसे जो भी डिविडेंड है अगर आपका भी विलेज में पड़ा है तो कैसे आपको पैसे निकालने हैं वो सबके ऊपर एजुकेशन देने का काम करेगा। और निवेशक सीवर जो कि एक तरह से कैंप है फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए इसको बनाया गया था। टोटल बात करें 2024-25 का, तो टोटल जो है अब तक रिकवरी हो पाई है 1900 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इतना जो है लोगों को जो है पैसा दिया गया है। तो जो ये मैं फंड के बारे में बात करता इसमें ना ही सिर्फ डिविजन बल्कि उसके डिविडेंड बल्कि उसके साथ शेयर्स, डिपॉजिट्स, ये सब कुछ जो है इसके अंदर करते हैं। म्यूचुअल फंड, ये सब कुछ जो भी अनक्लेम रहता है 7 साल तक उसको जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है, इस फंड के अंतर्गत रखा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है गोवा शिपयार्ड ने एक 6th इंडियन कोस्ट गार्ड फास्ट वेसल वेहिकल लॉन्च किया है जिसका नाम आपको अटल मिलने वाला है। तो इसको इंडियन कोस्ट गार्ड यूज़ करेगी और इसके बारे में बात करें तो इसका कॉन्ट्रैक्ट 2022 में लॉन्च किया गया था मार्च के टाइम पे, और ये 6th है, ऐसे 8 भेजने का काम करने वाली थी। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट 8 के लिए साइन किया गया था, बट अभी के टाइम पे 6 ही जो है भेजा गया है बाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और ये 6th जो आपको मिलेगा इसका नाम आपको मिलेगा अटल रखा गया है। इससे पहले और भी भेजे गए थे जैसे कि अक्षर हो गया, अमूल्य हो गया, अक्षय हो गया, अक्षल हो गया, अटल हो गया, ये सब भेजे गए थे। आंचल ही है ना, हाँ आंचल ही भेजा गया था। तो ये सारी चीज़ें भेजे गए थे और 2 जो हैं और भेजे जाएंगे दिसंबर 2025 तक। तो और जो है 2 आपको और याद करने पड़ेंगे और अभी के टाइम पे आपको इतने याद करते चलना है। ये 6th नंबर पे है। ये क्या काम करता है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड को जो है स्मगलिंग हो गया या तो
जो बॉर्डर है इंडिया का सी में, उसको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें मोस्टली वेपन्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें वेपन्स नहीं होते, मोस्टली ये गार्ड करने के लिए ही इसको डिप्लॉय किया जाता है। नेक्स्ट बैंक अवेयरनेस के बढ़ते हैं। ये एक तरह का आरबीआई का सर्कुलर है, तो थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा पेशेंट रख के इधर पढ़ना चीज़ों को, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज़, लेकिन थोड़ा पेशेंट देना और थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, क्योंकि थोड़ा हार्ड है न्यूज़। मैंने ट्राई किया जितना मैं इजी कर सकता हूँ, और कुछ पीडीएफ में और अपडेट कर दूँगा इसके साथ आपके लिए ईजी हो जाए, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा हार्ड है समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सेबी का भी थोड़ा बहुत चीज़ें हैं और बाकी आरबीआई ने कुछ चीज़ें हैं जो किए गए हैं, ठीक है, जो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो आरबीआई ने जो है इजी किया है नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय रेगुलेटरी एंटिटीज, और ये किया गया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, ठीक है। कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जो है बैंक्स और एनबीएफसी कितना कितना पैसा लगा सकती है, उसके ऊपर लिमिट लगाई गई है। ये काम आरबीआई ने किया। अब हम समझते हैं क्या कारण है कि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर जो है लिमिट लगाई गई है कि आप जो है ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया बैंक और एनबीएफसी को, आप जो है ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, हम उसको समझते हैं, बाकी बाद में हम इसको समझते हैं। तो पहले हम समझे इसका काम क्या होने वाला है कि मिसयूज ना हो, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसका मिसयूज ना हो एवरग्रीन लोन के लिए, तो उसी के लिए जो है ये स्टेप लिया गया है। अब हम इसको समझते हैं पहले, तो ये एवरग्रीन लोन क्या है और ये मिसयूज कैसे करेंगे बैंक्स, इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लेते हैं ये एक बैंक है, ये एक क्या है, बैंक है, और ये कोई कंपनी है ABC, ठीक है, ये कंपनी है ABC, और ये एक तरह से क्या है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट। ये जो नॉर्मल जो आपको दिखता है, जो पब्लिक के पास होता है, उस फंड से अलग, मतलब एक साइड से मान सकते हो कि प्राइवेट फंड, हज फंड, इसके साथ वेंचर फंड, तो ये सारे आते हैं। इसके वजह से इसको नाम भी आप देख सकते हो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, मतलब अल्टरनेटिव है, जो मोस्टली जो यूज करते हैं लोग उससे अलग फंड है। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी जो है पैसे बहुत ज्यादा चाहिए, 25 लाख रुपए जो है मिनिमम पैसा चाहिए, तभी जो है आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें हाई नेटवर्थ पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, बैंक एनबीएफसी सब इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो रूल लाया गया है ये सिर्फ बैंक के लिए लाया गया, बाकी किसी के लिए नहीं लाया गया, ठीक है। अब आपको समझ आ गया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है। अब हम समझते हैं पूरा का पूरा क्या इशू है, किसके लिए जो है आरबीआई ने ये रूल लाया, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, बैंक जो है, बैंक क्या करती है, मान लेते हैं बैंक ने पैसे दिए हैं एबीसी कंपनी को, एबीसी कंपनी को जो है बैंक ने कितने दिए, 100 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन एबीसी कंपनी जो है बैंक को जो है पैसे वापस नहीं लौटा पाती। अब पैसे वापस नहीं लौटा पाएगी एबीसी कंपनी, तो बैंक का क्या हो जाएगा, बैंक का हो जाएगा एनपीए, मतलब बैंक का बन जाएगा बैड लोन। तो बैंक क्या करता है, बैंक उसको राइट ऑफ करने के लिए बैंक क्या करता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जो है इन्वेस्ट करने के लिए जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में बैंक जो है 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। तो बैंक अगर 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, तो उसका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या करती है कि वो जो है एबीसी कंपनी को जो है वो 10 करोड़ रुपए दे देती है। एबीसी कंपनी को 10 करोड़ रुपए दे दिए। अब एबीसी कंपनी चाल खेलती है कि एबीसी कंपनी जो है अपना लोन दिखा देती है कि मैंने 10 करोड़ रुपए आपको दे दिए, जिसकी वजह से बैंक का जो है राइट ऑफ हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक का पैसा बैंक को ही वापस आया, लेकिन जो बैंक का जो लोन था वो राइट ऑफ हो गया। ये देख सकते हो कितना खतरनाक चीज है ये, प्रॉपर साइकिल जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बैंक में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन जो बैंक ने जहां पे शेयर खरीद के रखे, बैंक भी शेयर खरीदते हैं ना कंपनीज का, तो वहां पे जो है इन्वेस्ट कर देता है एबीसी कंपनी। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये माजरा चल रहा है ना, ये इसको बोला जाता है एवरग्रीन लोन। अभी 10 करोड़ देगा, कभी 20 करोड़ देगा, कभी 30 करोड़ रुपए देगा, ऐसे करके तो बैंक अपना पूरा का पूरा 100 करोड़ जो है राइट ऑफ ही करवा देगा, एनपीए से हटा ही देगा, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कुछ लिमिट्स लगाई गई है।
अब हम उस लिमिट्स को कवर करते हैं एक एक करके, कितनी लिमिट्स लगाई गई है। पहले तो बात करें, अगर कोई सिंगल रेगुलेटरी एंटिटीज हैं, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूं, सिंगल रेगुलेटरी एंटिटीज है, कौन कौन सी रेगुलेटरी एंटिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोल तो दिया बैंक और एनबीएफसी, इस बार आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि बैंक और एनबीएफसी में कौन कौन सी। पहले आपको बैंक मिलेगी कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक, उसके साथ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और एनबीएफसी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ये सारे भी आएंगे इसके अंतर्गत, जो कि कवर्ड रहेंगे। इनको बोला गया कि आप जो है मैक्सिमम जो कॉर्पस लगाया गया है, जितना इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव फंड ने जितना कॉर्पस लाया गया, आप उसका 10% तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने जो है 1000 करोड़ रुपए का कॉर्पस लाया गया है, टोटल मनी जो है 1000 करोड़ रुपए का लाया गया है, उसमें बैंक जो है 10% इन्वेस्ट कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक, एक सिंगल बैंक मान लेते हैं एसबीआई, मैक्सिमम जो है वो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। सिंगल एंटिटी बैंक जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गई, तो ये सारे जो है 100 करोड़ रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन बात करें सारे एंटिटीज को मिला के, जितने भी रेगुलेटरी एंटिटीज हैं वो सारे मिला के 20% की लिमिट लगा दी गई है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब मान लेते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का टोटल फंड कितना था, 1000 करोड़ रुपया था, मैंने आपको उसको ऑलरेडी बताया। तो सिंगल एंटिटी है वो तो 10% लगा सकती है, इसका नाम क्या है, 100 करोड़ रुपए लगा सकती है। लेकिन सारे एंटिटीज को मिला के, जितने भी आपको मैंने नाम बताए, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, सारे मिला के जो है मैक्स टू मैक्स 20%, मतलब मैक्स टू मैक्स 200 करोड़ रुपए लगा सकते हैं भाई, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा कि एचडीएफसी, एसबीआई, जितने भी हैं सारे के सारे मिला के बातचीत करो, जो भी करो, आरबीआई को कुछ लेना देना नहीं है। आरबीआई का कहना है कि आप जो है सेटल करो 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए तक की जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 200 करोड़ रुपए का लिमिट पार कर दिए, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आरबीआई का कहना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसने पैसे तो भाई सिर्फ कितने निकाले थे, 1000 करोड़ रुपए निकाले थे, लेकिन बैंक और एनबीएफसी ने कितने इन्वेस्ट किया है, 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। तो बाकी का 800 करोड़ रुपए कौन इन्वेस्ट करेगा भाई, बाकी का 800 रुपए भी तो बाकी है, ये कहाँ गया। तो ये बाकी का जो 800 करोड़ रुपए है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस पे डिफरेंट जो है इन्वेस्टर्स और भी होते हैं, जैसे कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स वो कर सकते हैं इन्वेस्ट, इसके साथ म्यूचुअल फंड कंपनीज वो कर सकते हैं इन्वेस्ट, इसके साथ आपको और भी कंपनी मिलेगी, जैसे इंश्योरेंस कंपनी होंगी, फिर कंपनीज, हाँ कंपनीज कर सकती है, ये चीज मैंने आपको बताना ही भूल गया। यहाँ पे आपको कंपनीज भी मिलेंगी, कॉर्पोरेट्स भी मिलेंगे, जो भी कॉर्पोरेट्स है वो भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 800 करोड़ रुपए जो है ये सारे फंड करने का काम करने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले क्या बात की गई थी। मई 2025 में ही एक प्रपोजल लाया गया था कि जो ओवरऑल कैप है, जो अभी के टाइम पे 20% है, वो 15% रहेगा, लेकिन अब इसको बढ़ा के 20% कर दिया गया। क्योंकि बात करें 1000 करोड़ रुपए निकाले हैं, उसमें से सिर्फ 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक बहुत खराब स्टेप है आरबीआई की तरफ से। तो अब बढ़ा के 20% कर दिया, और मुझे लग रहा है फ्यूचर में इसको और भी किया जा सकता है। कितना इन्वेस्ट कर देंगे कंपनीज, कितना इन्वेस्ट कर देंगे जो हाई नेटवर्थ है, ठीक है, इतना तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, तो इसलिए बैंक को भी थोड़ा जो है रिलैक्सेशन देने के लिए 20% कर दिया गया। ये सारा का सारा जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये सारा का सारा कहानी अभी नहीं होगा, ये सारा का सारा कहानी 1 जनवरी 2025 से होगा। और जो भी रेगुलेटरी एंटिटीज है ये पहले भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2025 का डेडलाइन रखा गया है कि ये रूल जो है एप्लीकेबल होंगे सारे बैंक्स के लिए। कुछ और भी की गाइडलाइन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसको भी हमें ध्यान देते हुए चलना है, उसको हम अच्छे से एक एक करके पढ़ते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि बैंक का जो एवरग्रीन रूल वाला एग्जांपल है वो आपको समझ आ गया होगा। अब मानते हैं बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया, बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें मोर देन 5% ऑफ द मनी, ठीक है, बैंक ने 5% से ज़्यादा जो है पैसे डाल दिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने वही पैसा जो है कंपनीज को दे दिया, और वो कंपनी ने वो कंपनी को दे दिया, और वो कंपनी को ओन करके रखा है बैंक ने मतलब कुछ ना कुछ शेयर खरीद के रखा है। तो उस केस में बोला गया है कि बैंक को जो है अपना 100% एक्स्ट्रा मनी जो भी है उसको साइड करके रखना पड़ेगा एज अ सेफ्टी मेजर।
इसका मतलब क्या हुआ इसको समझते हैं पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ इसको समझते हैं। मान लेते हैं बैंक ने जो है 100 करोड़ रुपए जो है एज 10 करोड़ रुपए मान लेते हैं, 100 करोड़ रुपए ज़्यादा ही हो गया, 10 करोड़ रुपए जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को पैसे दिए। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने जो है क्या क्या, कोई कंपनी एबीसी है उसको पैसे दिए, और एबीसी कंपनी ने वापस से, बैंक का ही कोई कंपनी है तो मान सकते हैं कि बैंक को ही वापस पैसा आ गया। तो इस केस में जो है बैंक का जो इमरजेंसी फंड होता है वहां से 10 करोड़ रुपए एक सेट करके रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा मनी के तौर पे, ऐसा कुछ कहना है बैंक का। बट दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज लिमिटेड नॉट हाउ मच बैंक हैज डायरेक्टली लैंड टू दी कंपनी अर्लियर। कंपनी को पहले पैसा दिया था उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, जो अभी के टाइम में जो 5% ज्यादा दे रहे हो उस पर प्रॉपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही बोला गया है कि अगर बात करें कि बैंक की, तो बैंक को लोन देने की जरूरत नहीं है, लोन को असाइड रखने की जरूरत नहीं है। अगर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में अगर इन्वेस्ट किया गया हो कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस शेयर या तो कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, ये दो जगह पे अगर इन्वेस्ट किया हो तो ज़रूरत बैंक को नहीं है ये जो 100% एक्स्ट्रा पैसा रखने की। तो इस दोनों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझ लेते हैं, ये दोनों चीज़ क्या है। तो पहला जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा एक तरह से स्पेशल शेयर जो कि कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी में, ठीक है। आपको पता होगा इक्विटी शेयर के बारे में, तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि बैंक ने जो है 100 रुपए या तो 100 करोड़ रुपए दिए हैं कंपनीज को, तो कंपनी बोलेगी कि 3 साल बाद आपका जो 100 करोड़ रुपए है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स पे, ठीक है। तो 3 साल के बाद जो बैंक ने जो कंपनी को लोन दिया है, मान सकते हो लोन ही है लेकिन लोन नहीं है, मतलब क्या हुआ इसका कि बैंक ने पैसा तो दे दिया लेकिन बोला 3 साल तक अपने पास रखो, लेकिन 3 साल के बाद आपका जो शेयर है वो मुझे दे देना। तो ये रहता है सीसीपीएस में। दूसरा जो आपको मिलेगा सीसीडीएस। सीसीडीएस क्या रहता है, ये रहता है कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेब्टनेस। इसके अंदर क्या रहता है, मान लेते हैं वही चीज, बैंक ने 100 करोड़ रुपए दिए कंपनीज को, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्विटी शेयर में जो है चेंज हुआ है कुछ सर्टेन टाइम के बाद, लेकिन सीसीडीएस में क्या रहता है, सीसीडीएस में जो है वो एक मिनट देना मेरे को, यहाँ पे यू कैन अ लोन डेट कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, अ लोन कन्वर्ट आफ्टर सेट टाइम, फिक्स डिविडेंड नाउ। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि इसमें भी सेम चीज ही रहती है कि इक्विटी शेयर में ही कन्वर्ट हो जाता है जो भी कंपनी का शेयर है। लेकिन एक मिनट यार, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। गेट फिक्स डिविडेंड स्पेशल शेयर डेट मस्ट कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर सेट पीरियड, वही 3 साल के बाद जो है वो चेंज हो जाता है। 100 रुपये, अगर 100 करोड़ रुपये, वही एग्जांपल लिया हमने 100 करोड़ रुपये, तो ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर में बन जाता है और उसके लिए आप पार्ट टाइम ओनर बन जाते हो, ठीक है। इस केस में जो सीसीपीएस है इसमें आप पार्ट टाइम ओनर बन जाते हो। दूसरा जो आपको मिलेगा सीसीडीएस, इसके में आपने एक तरह से लोन देते हो। हाँ, एक चीज मेरे को याद आई अभी, मैं यहाँ पे एक चीज भूल गया था। सीसीडीएस के अंदर क्या होता है, एक तरह से आप इसको लोन देते हो, किसी कंपनी को लोन देते हो और वो 2 साल बाद उसका जो लोन का जो अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी पे, ठीक है। तो ये 2 तरह के सिनेरियो हैं जहां पे जो बैंक है उसको एक्स्ट्रा पैसा रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया हो तो, जिस तरह से आपको 2 तरह के इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं ये दोनों, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा मैं कंफ्यूजन हो गया था, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, आपको भी कंफ्यूज डेफिनेटली करेगा ये दोनों टर्म, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान दे देना। नेक्स्ट चलें तो कैपिटल फंड डिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कैपिटल फंड डिडक्शन, तो बैंक को ना अपना जो इमरजेंसी फंड होता है, आपको पता होगा इमरजेंसी फंड, तो इधर आपको 2 तरह के टायर्स मिलता है, एक तो मिलेगा टायर 1, एक मिलता है टायर 2। टायर 1 के अंतर्गत मोस्टली इक्विटी शेयर ये सब रखा जाता है, टायर 2 के अंतर्गत जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है ये सारे कुछ रखा जाता है। तो अगर बैंक और एनबीएफसी इन्वेस्ट कर रही होंगी सब ऑर्डिनेट यूनिट्स पर, अब ये सब ऑर्डिनेट यूनिट्स क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट यूनिट्स आर दोस ऑर्डिनेट्स, सब ऑर्डिनेट यूनिट्स कौन से होते हैं, आर दोस ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, वो ऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि ज्यादा रिस्की होते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में 2 तरह की चीजें होती है, एक टॉप लेयर में रहता है या टॉप टायर में रहता है और एक बॉटम टायर में रहता है। जो बॉटम टायर में रहता है वो ज्यादा रिस्की होता है, तो वहां पे जो है
बोला गया है कि बैंक को जो टायर 1 है जहाँ पे इक्विटी शेयर है उसमें से 50% निकालने के लिए, हाफ निकालने के लिए, और जो रिजर्व है, जो हम मान सकते हो कि गवर्नमेंट का बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से जो है हाफ पैसा मतलब 50% निकालने के लिए, जिसकी वजह से बैंक जो है अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा। अगर कुछ खराबी हो भी गई, अगर वो यूनिट्स बेच नहीं पाए, एनबीएफसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो खराब हो गया, तो उस केस में बैंक जो है स्ट्रांग रहे, उसके से ये स्टेप लिया गया बाय दी आरबीआई। मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। मैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली थोड़ा समझने में कुछ डिफिकल्टी आ रही होगी, मैंने ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में किया हुआ है, बट इसको मैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करूँगा, जिसके से आपको और अच्छे से समझ आई। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपॉइंटमेंट्स की तरफ। तो कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, और डेफिनेटली यार वीडियो थोड़ी आज बड़ी हो गई क्योंकि बैंकिंग का भी न्यूज़ अच्छा था, और ऊपर से जो आप योजना पढ़ा है वो भी अच्छा न्यूज़ था, इसलिए थोड़ी बड़ी हो गई, और कंटेंट अच्छा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना। अपॉइंटमेंट तरफ बढ़े तो ए राजा रजन, ये अभी के टाइम पे नहीं, पहले जो थे वो एक्स डायरेक्टर थे सतीश धवन स्पेस सेंटर के। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में बात करें तो इधर ही आपको मिलेगा, जितने बड़े बड़े जो मिसाइल लॉन्चेस हैं यहीं से होते हैं। तो अभी के टाइम पे जो राजा रंजन जी हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज अ डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में बात करें तो ये इसरो का सेंटर है। कहाँ मिलेगा आपको? केरला में तिरुवनंतपुरम में आपको ये मिलने वाला है। किसको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे यू नायर जी को। यू नायर जी अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो अब 1 अगस्त से जो है इनका जो है दावेदारी संभालने का काम आ चुका है एज अ डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को जो है न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। ये अभी के टाइम पे इन्होंने ऑलरेडी जो है चार्ज ले लिया है। मेजर इनके ऑपरेशंस हैं जैसे कि ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मगदूत, ऑपरेशन रक्षक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, ऑपरेशन ऑर्चिड जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ था। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है, ठीक है। पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेना, मेरी बात मानो, गो थ्रू कर लेना, पूछा जा सकता है, पर कम है तो फिर अगर आपसे नहीं हो पाया तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है संजय सिंघाल के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे ये स्पेशल डीजी की तरह काम कर रहे हैं बीएसएफ में, और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डीजी ऑफ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, जिसका काम होता है भूटान के बॉर्डर, या आपको यही पे ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि इनका मोस्टली जो मतलब भूटान बॉर्डर ये सब जो है ज़्यादा देखने का काम होता है, ठीक है। इनका काम वैसे चाइना में भी रहता है, जैसे आईटीबीपी का रहता है चाइना में, वैसे इनका भी रहता है। चलो इसके बारे में ज़्यादा देखने नहीं जाता, ठीक है। तो इनको जो है एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, ठीक है। एडिशनल चार्ज का मतलब क्या है? दोनों के दोनों पोस्ट संभाल रहे होंगे एज अ स्पेशल फोर्स की तरह भी काम कर रहे होंगे डीजी के तौर पे, और वही डायरेक्टर देने की तरह भी काम कर रहे होंगे एसएसबी के। ये रिप्लेस करे हैं एएम प्रसाद जी को, और ये सब करेंगे 31 दिसंबर 2028 तक। ये डेट्स कोई नहीं पूछता, इसको आप स्किप करना चाहते हो इसको भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है क्योंकि एम एस धोनी को जो है ना ही ओनली ब्रांड एम्बेसडर, इसके साथ जो है इन्वेस्टर्स भी बनाया गया है, ठीक है। किसका इन्वेस्टर बनाया गया? एको का बनाया गया। एको क्या है? एको एक तरह का जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलने वाला है, जिसके सीईओ आपको ये दिख रहे होंगे, सीईओ ये मिलेंगे आपको वरुण धव जी, ठीक है। तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है। और धोनी के बारे में बात करें, धोनी तो ब्रांड एम्बेसडर बने ही हैं, इसके साथ आपको मिलेगा ये स्टैटिस्टिक इन्वेस्टर भी बने हैं। तो धोनी का जो मिदास डील प्राइवेट लिमिटेड, एक धोनी का जो फैमिली का ऑफिस है, वो एज अ इन्वेस्टर बनी है एको इंश्योरेंस में, और इसके से इसको स्टैटिक इन्वेस्टर के नाम पे जो है इनको बताया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ अवार्ड्स पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं वैसे तो एक ही है, इसको भी कवर करते हैं। तो ये आ रहा है 71st फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2025 का। ये एक तरह का मैगजीन है जो कि अमेरिकन मैगजीन है, जो कि कंपनीज को रैंक करती है। 500 कंपनीज को रैंक किया गया था, जिसमें से इंडिया की जो कंपनी मिलेगी रिलायंस मिलेगी, जिसका रैंक आपको 88 मिलने वाला है। पिछले साल जो था वो 86 था, और अब और जो है गिर के 82 हो गया, 88 हो गया, मतलब 2 जो है गिरावट हुई है यहाँ पे, 2 पोजीशन जो गिरावट हुई है यहाँ पे।
टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें, टोटल जो है रेवेन्यू आपको मिलेगा 114.12 बिलियन का जो है आपको टोटल इसका रेवेन्यू मिलने वाला है। और रिलायंस के बारे में बात करें 88 रैंक पे आई है। तो पहले रैंक में कौन आई है, दूसरे रैंक में कौन आई है, तीसरे रैंक पे कौन आई है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ग्लोबली। तो ग्लोबली के बारे में बात करें तो पहले नंबर पे वॉलमार्ट मिलने वाला है, दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा अमेजॉन, तीसरे नंबर पे मिलेगा स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे आपको रैंक्स याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा, रिलायंस इंपॉर्टेंट है, ये साथ ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट आता है डिफेंस के एक्सरसाइज के ऊपर बढ़े। तो अभी 32 एक्सरसाइज हो रहा था सिम्बैक्स का। सिम्बैक्स में जो आपको सिम मिलने वाला है ये आपको सिंगापुर मिलेगा, और जो आई मिलने वाला है उसका एस जो है सिंगापुर मिलेगा, आई जो है इंडिया मिलेगा, और बैक्स आपको मिलेगा नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसको मोस्टली डोनेट करता है। तो इंडियन नेवी और जो सिंगापुर नेवी है दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज हो रहा है सिंगापुर में। और इस एक्सरसाइज में देखा जाए तो इंडियन नेवी की तरफ से जो नेवल शिप है जैसे कि सतपुरा, INS दिल्ली, INS किल्तान, INS शक्ति, ये सारे गए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कुछ सिंगापुर के भी शिप्स हैं जो कि पार्ट लिए थे, बट इंडिया के जो शिप्स हैं इनका नाम आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये इंडिया और फिर सिंगापुर के बीच में जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज किया गया था। यही से जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स वीडियो यही से जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स वीडियो खत्म होता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे कंटेंट देखते रहेंगे सरकारी चैनल। और ये पीडीएफ के बारे में बात करें तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन इन द डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप में, इवन mappingoffice.com पर भी मिल जाएगा। mappingoffice.com में सर्च कर लेना, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। सो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो। और बाकी हम नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं। ठीक है, कल का जो नेक्स्ट सेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरे को बहुत सारी न्यूज़ जो है वो कवर करना है और उसको भी देखनी ना भूलना। बाकी हम एक और चीज़ मेरे साइड से पेंडिंग है, 4th वीकली का जो जुलाई का जो वीकली करंट अफेयर्स है वो भी आपको इवनिंग तक मिल जाएगा। बाकी RBI सर्कुलर आपको संडे को मिलेगा, और 4th वीकली PDF ऑलरेडी अपलोड है वेबसाइट में, और मंथली PDF आपको मोस्टली 5th से लेके 8th अगस्त तक मिल जाएगा। ठीक है, सो वीडियो में इधर एंड करते हैं, बाय।